मेंढक को हम लोग देसी जबान में कहते हैं डड्डू। ये बजट जनाब स्पीकर डड्डू बजट है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और ये जनाब स्पीकर ये फ्रॉड है अवाम के साथ, हाईवे रॉबरी है पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ। ये बजट बनाया गया है जनाब स्पीकर इकोनॉमिक हिटमैन के जरिए, जो ये मुल्क की बुनियादें हिला देना चाहते हैं। ये बेचारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये बड़े शरीफ शख्स हैं, इनको मैं जानता हूं, ये प्रोफेशनल आदमी है। इनके विंग्स क्लिप किए गए हैं, इनका जो वास्ता पड़ा है वो बड़े चक्री लोगों के साथ पड़ा है, इनके साथ चकमा कर गए, इनको ले आए सीट पे बिठा दिया, फिर उस सीट को बीच में से उन्होंने आरा मारना शुरू कर दिया। ये बजट जो है ये एक इलीगल डॉक्यूमेंट यहाँ पे पेश किया गया है। इनके पास वो सकत ही नहीं है कि ये हुकूमत चला सके। ये बजट फिर पास ही नहीं होगा। एक इलीगल और अवाम दुश्मन बजट जो है वो फिर नहीं चल सकेगा जनाब स्पीकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हुकूमती ज़राए से तनख्वाहदार तबके के लिए कुछ रिलीफ की खबर सुनने में आ रही है और ये बातें ज़ेर गर्दिश हैं कि बजट में तनख्वाहदार तबके पर आई टैक्स पर नज़रसानी की जा रही है। बजट मुख्तलिफ मराइल तय करने के बाद 30 जून तक कौमी असम्बली से मंजूर कर लिया जाएगा। इन सब मामलात में पीपल्स पार्टी एक अहम किरदार अदा कर सकती है। इसी सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो की एक अहम मुलाकात मुतवक्के है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी की जो बजट इजलास में शिरकत है उसका बाकायदा फैसला होगा। ईद से पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर हो चुका है और इस मुलाकात में बिलावल भुट्टो विफाक और पंजाब से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात आगाह करेंगे और वफाकी बजट पर भी पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात प्राइम मिनिस्टर के सामने रखेंगे। मुलाकात में इसहाक डार, एहसन इकबाल, राना सना समेत दीगर अहम शख्सियात भी शरीक होंगी ज़राए के मुताबिक। दूसरी तरफ आज कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान ने कौमी असम्बली में बजट पर बहस का आगाज़ किया और अपनी तकरीर के दौरान उमर अयूब ने हुकूमत पर सख्त तनकीद की और कहा कि लंदन प्लान के जरिए मईशत को डीरेल किया गया। कानून की बालादस्ती जिस जगह ना हो वहाँ से सरमायादार भागता है। हुकूमत पर तनकीदी निश्तर बरसाते हुए उन्होंने मजीद कहा कि यह बजट मुल्क की बुनियादें हिला देगा। इनके पास वो सकत ही नहीं कि यह हुकूमत चला सके। पीपल्स पार्टी को मुखातब करते हुए उमर अयूब ने उनसे सवाल किया कि क्या पीपल्स पार्टी के जो लोग बैठे हैं ये बजट पर हुकूमत को वोट करते हैं। नाज़रीन, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स नज़रसानी और बिलावल से मुलाकात, इसी तमाम तर मुनासबत से आज का पहला सवाल, क्या हुकूमत को बजट की मंजूरी में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, सलमान आबिद साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि ज़ाहिर है अभी वक्त पड़ा है बजट की बाकायदा मंजूरी के लिए, लेकिन उससे पहले जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात, अपोजिशन, उमर अयूब साहब जिस तरह से आज बोले, उन्होंने तो इसको डड्डू बजट कह दिया। आपको लगता है कि हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है मंजूरी के लिए? कोई चैलेंजेस हैं हुकूमत के सामने बजट की मंजूरी को लेकर? देखें, अगर कोई बजट बन रहा हो ना कि जी हमने आवाम के लिए बजट बनाना है, तो फिर आप और हम ये सोच सकते हैं कि जी बजट बड़ा मुश्किल है। जो अपोजिशन लीडर हैं हमारे उमर अयूब खान, ये वज़ीर थे इमरान खान साहब के साथ, बड़ी कुर्बतें थी सबकी। तो शिबली फराज साहब वज़ीर इत्तलात थे और बजट चल रहा था, तो उन्होंने 8-10 लोगों को इस्लामाबाद के एक होटल में बिठाया, खाना खिलाया। कोरोना भी चल रहा था, फासलों पे बैठे थे सारे, होटल खुले हुए थे। तो क्या मसला था कि जी स्टेट बैंक को आप कैसे खुद मुख्तार कर रहे हैं, यानी IMF की निगरानी में दे रहे हैं। तो उन्होंने 2.5 घंटे इस बात पे लगाए कि हम कानून बना रहे हैं, हम जब चाहेंगे बदल देंगे, लेकिन एक दफ़ा तो ये करना पड़ेगा। ये मैंने मिसाल इसलिए दी, ये ऐसा ही था जब अमेरिका के साथ जनरल मुशर्रफ मरहूम ताउन करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो मैंने उनसे सवाल किया कि ये जो आज आप इंटेलिजेंस के 7 पॉइंट लेके बैठे हैं, शेयर कर रहे हैं कि जनाब हम अमेरिका के साथ चलेंगे, तो जिसको आज हम जहादे कश्मीर कह रहे हैं, ये लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो क्या कल को हम इसको बर्दाश्त कर सकेंगे? और उस पर वो फट पड़े थे। लोगों को तो नौकरियों से निकलवा दिया जाता था। अल्लाह ताला ने हमारे इदारे पे भी करम किया, हम पे भी किया, हम अपना काम करते रहे। इस इदारे में नहीं था मैं उस वक्त, तो बड़ा उनका तूती बोल रहा था कि ये क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जवाब नहीं होता जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं। तो ये IMF हो, ये बजट हो, हम सब मांगे तांगे पे चल रहे होते हैं। जब हमारे पास अपना कुछ है ही नहीं कहने को और लेने को और देने को, तो फिर बात दुरुस्त है। फिर ये बजट इसी तरह है जिस तरह पहले आते थे। जब आप IMF की निगरानी में मौजूद होते हैं
तो फिर आप बजट अपनी मर्जी से नहीं दिया करते। फिर आपको वो बताते हैं कि जनाब ये कर्जों के बदले में जो सिर्फ कर्जों का सूद पे करना है आपने, तो ये नया कर्जा इस सूरत में मिलेगा, ये जिसको बेल आउट पैकेज कहते हैं, इमरान खान उस वक्त कहते थे ये हमें पैकेज मिला है। आपको याद होगा उनकी पहली जो कौम से तकरीर थी ना कि मुझे सऊदी अरब से इतने का पैकेज मिला, वो इस तरह बता रहे थे यूएई से कि जैसे वो जो है ना नवाज शरीफ को $1.5 अरब शाह अब्दुल्ला ने दिया था, वो पाकिस्तान के खजाने में डला था। ये नहीं था कि इसके ऊपर आपको इतना सूद भी देना है, कर्जे देने हैं कि वो रखना है। ये रिवायत चली आ रही है। तो हर अपोजिशन लीडर की और हर वजीर आजम की एक ही तकरीर होती है बहुत सालों से, क्योंकि हमारे पल्ले ही कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे। अब आप पीपल्स पार्टी की बात करें, देखिए पीपल्स पार्टी ने अगर वोट नहीं करना ना, तो वो ऐलान करे कि हम पीटीआई के साथ खड़े होके इस बजट के खिलाफ वोट देंगे। कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहने की। अपने सदर साहब से कह दें कि शहबाज शरीफ से कहें कि अब मेरी पार्टी आपसे हट गई है, बिलावल भुट्टो मेरा चेयरमैन है, गो के उन्होंने बता दिया था कि चेयरमैन, अब उन्होंने दूसरी छोड़ी है, तो मैं आपसे कहता हूं इत्तेमाद का वोट ले लें, बात खत्म। सही, मतलब एक लफ्जी कहानी है ना, ये कोई लंबी मोहब्बत की कहानी नहीं है। सदर साहब कह दें कि आप इत्तेमाद का वोट लीजिए, मेरी पार्टी आपको वोट नहीं दे रही, खत्म। सारे किस्से खत्म हो जाएंगे। ये मतलब कोई बात नहीं है ना। ये है पीएसडीपी में हिस्सा, सूबे मरकज सब यही धंधे कर रहे हैं कि आप कैसे कर रहे हैं भाई, आप किसी को कैसे सुना रहे हैं। जैसे हमारे वजीर आला केपी कल एक वो लेके चल पड़े कि प्रेशर उनके अपने मीडिया और सोशल मीडिया ट्रोल्स का था, और वो आगे जी बिजली कम कराने और फलाना करने, क्योंकि उनके लोग कह रहे थे कि आप मिले हुए एस्टेब्लिशमेंट के साथ। उन्होंने उस तासुर को भी तोड़ना था, उनके ऊपर बड़ा प्रेशर था, वो विफाक के इदारों पे चढ़ दौड़े। आप बताएं कि हम कैसे कोई काम कर रहे हैं। यही हमारी हुकूमतों की कहानी है, यही डड्डू बजट होते हैं, यही हमारे साथ बहस होती है। मैं और आप, हम सब जो बैठे हुए हैं और जो सुन रहे हैं, जो तनख्वाहदार मुलाजमीन हैं, हमसे तो ये जबरदस्ती पैसे ले लेते हैं। शायद हमें भी कोई इख्तियार दे देना कि आप एट सोर्स नहीं काटेंगे, तो हमारे पास भी बहुत हीले बहाने होंगे। जैसे हमारा कोई ताजिर टैक्स देने के लिए तैयार ही नहीं, वो कहता है हादा मिन फजले रब्बी, लेकिन टैक्स मैंने नहीं देना, जो मर्जी हो जाए। ये नहीं हो सकता कि मैं टैक्स दूंगा। वो बिल्कुल लेजर बुक, अलग अलग कहानियां, किस्से कहानियां बनाए हुए होते हैं सब के सब ने। हमारा बड़ा जमींदार वो ज़राअत के शोबे में छुप जाता है, वो कहता है मैंने टैक्स नहीं देना। हमारे में से कोई है जो खुद टैक्स देना चाहता है? सही, मतलब मैंने तो कह दिया कि मेरे से तो आप तब ले रहे हैं जब आप एट सोर्स काट लेते हैं। मुझे देंगे तो मैं भी बता दूंगा कि मेरे से आप कैसे टैक्स काट लेंगे, और मेरे ऊपर आप टैक्स पे टैक्स डाल रहे हैं। जैसे सूद पे सूद देने के लिए कर्जे ले रहे हैं, वो सारे हमारी जेबों से लेने हैं। यही वो मसला है अवाम का कि भाई ना गवर्नमेंट के पास कोई रास्ता है, ना अपोजिशन ये बता रही है कि आप ये काम कर लो, तो हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे कि जी आप। आपको लगता है कि हुकूमत के लिए चैलेंज साबित होगा? दुआ, जैसे वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की हमेशा एक ही तकरीर होती है, उसी तरह अवाम की भी हमेशा एक ही तकदीर होती है, और ये उस पर लिख रहे होते हैं। उमर अयूब साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे। मुझे बड़ी खुशी होती कि बतौर अपोजिशन लीडर जो उन्हें मराहत मिल रही हैं, वो तो एटलीस्ट छोड़ने का ऐलान करते कि जी ये चूँकि बहुत मुश्किल है, लेकिन चूँकि ये सारे अशराफिया से ताल्लुक़ रखते हैं, इनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। वो देखें ना, बार बार वो कल या परसों कमालिया में भी वज़ीर ख़जाना साहब यही कह रहे थे कि जी वो क्या करें, मतलब क्या करें यार, हम पे ही आपको टैक्स लगाना है। आप ज़रा अगस्त के ये बड़ा इस वक्त गुडी गुडी सिचुएशन बनी हुई है कि अब कमाल है जी, महंगाई हमने कंट्रोल कर ली, रोटी बड़ी सस्ती मिल रही है। अगस्त के पहले हफ्ते में मैं पूछूंगा इन सब से, ये जो आज बहुत खुश नज़र आ रहे हैं ना सारे, जब वो इम्प्लीमेंट होनी शुरू होंगी चीज़ें, महंगाई जब उसका अल्टीमेट आगाज़ होगा, हमारी सैलरीज कम होंगी उस दिन, जब हम 1 अगस्त को लेके जा रहे होंगे, और जब आप मार्केट में जाएंगी आपको लग पता जाएगा, पता नहीं लगेगा, लग पता जाएगा कि हुआ क्या हमारे साथ। ये सब फ्रॉड है। वो हमें बेच रहे हैं जी को, हम वजारतें बंद कर रहे हैं, महकमे बंद कर रहे हैं। भाई वो पहले बंद करते, उसके बाद आप हमसे बात करते, आप अपनी मराहत कम करते, मतलब वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़वा के आपने सब कुछ आपने बढ़ा ली, मतलब वो ठीक हो गया, आपकी ब्यूरोक्रेसी भी आपके साथ सेट है, और जितने इदारे हैं वो मुतमईन हो गए कि जी ठीक है ये ठीक हो गया। और एट द एंड ऑफ द डे आप और मैं इनको नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी से मैं सिंपल ये कहूँगा कि ये मुनाफकत छोड़े, हुकूमत का हिस्सा बने, वजारतें ले, उसके बाद उस पर इस तरह से तनकीद नहीं होगी। फिर जाहिर है ओनरशिप होगी, वो कहेंगे जी मजबूरी है हम ये कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से बाहर बैठ के आप वजारतें भी नहीं ले रहे और आप मतलब शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे इस मुल्क की सबसे बड़ी ऑपोजिशन आप हैं।
आपको सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है जो PMLN आप मतलब बातें कर रहे हैं ना जी, और ये फैक्ट है कि ये सब कुछ, और ये हद के इज्जत बिल पे भी फजूल वजाते हैं। आज वो नईम अशरफ भट्ट ने फिर वो हनीफ अब्बासी को पकड़ लिया और वो बता रहे हैं कि भाई हम तो तयशुदा बात थी, एक एक चीज तय करके आगे बढ़े थे। रोला सिर्फ ये है कि आप ये मुनाफकत ना करें। अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, आपको लगता है कि इस बजट में गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए कुछ नहीं, तो आप आज ही ऐलान करें कि जी हम इस बजट को वोट नहीं दे रहे। लेकिन आप नहीं करेंगे। सही, आपने बजट को वोट भी देना है और अपने वोटर को मुतमईन करने की कोशिश भी करनी है। तो बिलावल साहब, आज शहबाज शरीफ साहब से अभी मुलाकात सुना था 7 बजे होनी है। जब भी आपकी मुलाकात होनी है उनसे हाथ मिलाएं, उनसे कहें जी आए मिलके हम ये हुकूमत चलाते हैं, हमें अच्छी अच्छी वजारतें कुछ चाहिए वो दे दें, और उसके बाद आपकी डिमांड पूरी होकर, मतलब डिमांड्स तो आपकी फिर भी पूरी नहीं होंगी ना, बाद में भी आप ब्लैकमेल तो करते रहेंगे, लेकिन उसका हल यही है कि आप हुकूमत का हिस्सा बन जाएं। हमें ये बताने की कोशिश ना करें कि आप गवर्नमेंट की बहुत अपोजिशन कर रहे हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी। चलें फैसल साहब, ये पहले भी जब एतराज किया था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। जी आमिर साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मैं वजाहत कर दूं, मेरी लाइन ड्रॉप हो गई थी, मुझे पता नहीं चला कि कब अयाज साहब बोलना शुरू हो गए। वो लोगों को ये लगेगा कि पता नहीं मैं वैसे ही लगा हुआ हूं। हाँ। लाइन ड्रॉप हो चुकी थी, मेरा स्पीकर इधर से आवाज जा रही थी, आ नहीं रही थी। बिल्कुल जी, वो मुझे भी बाद में प्रोड्यूसर साहब ने बताया, तो इसलिए मैं फिर अयाज साहब पे चली गई थी। जी फैसल साहब, जाहिर है जो अयाज साहब बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी को अब क्लियर कर देना चाहिए कि अगर अपने मफादात के लिए अपनी वजारतों से ताल्लुक उन्होंने बनाना है और यही ताल्लुक हुकूमत के साथ उनका एज ए इत्तेहादी है, तो वो वाज़े तौर पर होना चाहिए। ये क्या काम भी कर देते हैं और फिर कहते हैं नहीं हमने नहीं किया, हम अब करेंगे, और फिर वो मुलाकातें भी शुरू हो जाती। तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी कोई चैलेंज हो सकता है बजट मंजूरी हुकूमत के लिए, कि जिस तरह उमर अयूब साहब भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बताए क्या वो इस बजट को पास होने देगी? वो एक मैं खाली आमिर साहब की बात पे कहता हूँ ना, वो कौसर नियाजी की किताब है ना, ऑनलाइन कट गई। जी। तो ये उनकी लाइन तो नहीं कट गई, यार साहब से बीच में कोई ऐसा तो मामला नहीं हो गया लाइन कट गई हो। बहरहाल मैं ये जो थोड़ा लेट बोले, पहले बोलते आप एक बात लाइन जुड़ भी गई है कि आपस में अशराफिया के आपस में ये जो गठजोड़ कैसा होता है और इनके मफादात किस किस तरीके से आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसका अगर आपने अमली मुजाहरा देखना है ना, तो आज आप कायदे हज़्ब इख्तिलाफ की तकरीर सुने। वो मौसूफ फरमा रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना बहुत अच्छे आदमी है, मैं इनको जानता हूँ, ये इस्तेमाल हो गए। ये कमाल है, कुछ खुदा का खौफ करें यार। एक आदमी ने इतना सफाकाना बजट पेश किया, आप बोल रहे हैं कि वो इस्तेमाल हो गए, उनसे काम भी लेने हैं ना, उनको इस्तेमाल करके हाँ काम भी लेना, उनसे बिगाड़ना भी नहीं है, बिगाड़ना भी नहीं है उनसे, उनकी तारीफ भी करनी है कि जिस आदमी ने पूरी कौम कह रही है क्या मुसीबत हम पे मुसल्लत कर दी, उनको कह रहे हैं वो इस्तेमाल हो गया, वो बहुत शरीफ आदमी हो। भाई जो वजीर दाखिला अगर इस्तेमाल हो जाता, वजीर खजाना इस्तेमाल हो जाता हो, तो उसको वजीर खजाना बनाने की जरूरत क्या है? तो ये मुल्क है, ये अशराफिया जो है वो अशराफिया के मफादात का किस तरीके से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करती है, ये एक मिसाल है। दूसरी बात यकीन करें कि इस ईद उल अज़हा पे जो मेहमान आए, आप भी कहीं गई होंगी, हम लोग भी गए, आपके घर में भी लोग आए होंगे, एक ही टॉपिक था लोगों के पास कि ये बिजली के बिल जो इतने ज़्यादा आ रहे हैं, इसको किस तरह जो है मिनिमाइज किया जाए कि 12 वाट के पंखे लगा लें, 25 वाट के पंखे लगा लें, ये वाला बल्ब, वो क्या इसको किस तरह मैनेज किया जाए। और ये जो टैक्स है, ये टैक्स जो तनख्वाहों में जा रहा है, उसको क्या हल क्या है? नहीं कि इस पूरी कौम को जो है, ये हम नहीं कहते कि इस हुकूमत ने बना दिया, हम कहते हैं इस माशरे ने, ताकतवर लोगों ने, अशराफिया ने, कई अशरों की पॉलिसियों ने, चलो हम किसी एक हुकूमत पे भी मलबा नहीं गिराते, जी जी, इस कौम को जो है ना वो नफसियाती मरीज बना दिया है। इस कौम के जो खुशी के जो लम्हे होते हैं ना, वो भी इनसे छीन लिए गए। उन खुशी के लम्हों में भी ये कौम जो है ना वो अपने दुख को जो है ना वो एक दूसरे से शेयर कर रही होती है। ये पाकिस्तानी कौम का हाल है। ये इस कौम का जो अलमिया है कि इसके पास जो है खुशी के मौके भी नहीं बचे। सही या जुल्म है कि आप जिस तरह के जो बिजली के बिल हैं उस पर आप जो है वो सियासत कर रहे हैं, और उस पर जो आप ये जो शहबाज शरीफ साहब की तकरीर थी कि मैं PWD को बंद करूं, भाई PWD पे खर्चा कितना है, उसका करप्शन का उस बजट से क्या ताल्लुक है? वो जो आप तरक्याती स्कीमें दे रहे हैं, करप्शन तो उसके अंदर है, उसका PWD से क्या ताल्लुक है?
वो ना दे तरक्याती स्कीमें, तो पीडब्ल्यूडी की तो करप्शन ही खत्म हो जाएगी। क्यों देते हैं हम? असल तो करप्शन जो है वो अराकीन पार्लियामेंट को जो तरक्याती फंड के नाम पे जो रकूम दी जाती है वो करप्शन है ना। वो आप पीडब्ल्यूडी के पास नहीं जाएंगी, वो किसी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास आ जाएंगी, वो किसी सूबाई गवर्नमेंट के हवाले स्कीमें आ जाएंगी। स्कीमें तो मौजूद रहेंगी। आप उन स्कीम ये बोलते हैं ना कि आज के बाद किसी भी कौमी असेंबली या सेनेट के रुकन को या सूबाई असेंबली को पाबंदी लगा रही है ऑर्डिनेंस निकाल के आइन में, अब किसी को भी स्कीम नहीं देंगे। आपको वजारतें कम करनी है तो आप जो तालीम की वजारत कम करें। 18वीं तरमीम के बाद तालीम जो है सूबों का फंक्शन है, वफाक में इसकी मिनिस्ट्री क्यों है, सेहत की मिनिस्ट्री क्यों है? ये लातादाद ऐसी वजारतें हैं जो वफाक का फंक्शन ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उसके अंदर मिनिस्ट्री ये खत्म नहीं करेंगे। मान लोगों को आपने एडजस्ट करना है। सही जी। सलमान आबिद साहब, ज़ाहिर है ये तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको कट डाउन करके वो जो हम बार बार बात करते हैं मुआशी इस्तेहकाम की गवर्नमेंट ला सकती है। ख़ुद उनकी अपनी देखें किस तरह ऐशो इशरत की ज़िंदगियाँ होती हैं और रिटायर्ड भी हो जाते हैं लेकिन उनकी नस्लें संवर जाती हैं। आपके ख्याल में क्या अभी जो बजट आया, अब जिस तरह की डिस्कशन चल रही है ख़ासतौर पर अपोजिशन की, पीपल्स पार्टी नाराज़ बैठी है, तो क्या ये आपको लगता है कि हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है बजट की मंजूरी के लिए? देखिए, पाकिस्तान का मजमूई इस वक्त रियासती निज़ाम और हुकूमती निज़ाम, और ये किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मजमूई तौर पे हुक्मरानी का निज़ाम आवाम पर एक बोझ बन चुका है, इस रियासत के ऊपर एक बोझ बन चुका है। इसलिए कि इस सियासत में, इस जमहूरियत में और इस हुक्मरानी के निज़ाम में आवाम के पास कुछ नहीं है। जो अभी आमिर अलियास राना साहब ने, अयाज ने और फैसल साहब ने बात की है, आवाम को देने के लिए आपके पास झूठे नारे हैं, गुमराहकुन प्रोपेगेंडा है, और एक को जिसे कहते हैं ना भीख के नाम पर आपने जो कारोबार शुरू कर दिया लोगों को बैगर बनाने का, चैरिटी के नाम पर अपनी तस्वीरें लगाकर और उसके ऊपर फिर लोगों की नमूदो नुमाइश करके जिस तरह से आप निज़ाम चला रहे हैं। मुझे आप ये बताइए, इस बजट सियासत से आम आदमी को क्या मिलना है सिवाय टैक्सों की भरमार के हवाले से? बुनियादी मसला इस वक्त सारी रियासती निज़ाम का है ये चैलेंज कि जो आमदनी और अखराजात में अदम तवाज़न पैदा हो गया है, यानी एक फ़र्द की आमदनी कुछ है, अखराजात उसके कहाँ चले गए हैं, उसके अंदर आप बैलेंस कैसे पैदा करेंगे? अब आप कहते हैं कि जी हमने तमाम शोबों को, वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि हमने रेगुलेट करके उसको प्राइवेटाइज करना है, ये रियासत का काम नहीं है। चले, रियासत का काम ये तो था ना कि इन इदारों को जो निजी शोबे में दिए जा रहे हैं उसको रेगुलेट करें। अब आप मुझे बताइए, तालीम कहाँ रेगुलेट हुई प्राइवेट सेक्टर में? आप मुझे बताइए, सेहत कहाँ रेगुलेट हुई? ट्रांसपोर्टेशन कहाँ रेगुलेट हुई? यानी जिस शोबे के अंदर जाएंगे वहां एक माफिया, एक नेक्सस बना हुआ है जो लोगों की लूटमार कर रहा है। आप मुझे बताइए, पंजाब में हेल्थ केयर कमीशन है, क्या अस्पतालों की हालत है प्राइवेट सेक्टर के अंदर जिसमें लूटमार चल रही है? पंजाब में बाकी एजुकेशन से रिलेटेड क्या कुछ हो रहा है? केपीके के अंदर क्या हो रहा है? बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? हमारा गवर्नेंस का निजाम, आपने कहा कि 18वीं तरमीम हमने कर ली है, 18वीं तरमीम के बाद सूबे इतने बाख्तियार हो गए कि वहां के हालात अब बदल जाएंगे। अब हमने देख लिया क्या हालात बदले हैं और किस तरह से बदले हैं, और जो बुनियादी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो इस कमजोर हुकूमती निजाम में मुमकिन ही नहीं है। ना आप पुलिस रिफॉर्म्स कर सकते हैं, ना आप एफबीआर में रिफॉर्म कर सकते हैं, ना आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर सकते हैं, ना आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर सकते हैं, ना आप पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करेंगे। आपको याद होगा जब 18वीं तरमीम से पहले यह तय किया गया कि जनाब 11% जो है ना वो वजारतें होंगी जो भी पार्टी हुकूमत में आएगी। अब आप मुझे बताइए, 100 की वजारतें, मुशीरों की फौज दर फौज, और हुकूमत अपने अखराजात कम नहीं कर रही, हुकूमत सारा बोझ अवाम पे डालने की कोशिश कर रही है। अच्छा, बजट की मंजूरी, ये कोई पहला बजट है जो मंजूर नहीं होगा? हो जाएगा बजट। जैसे इमरान खान साहब कहते थे कि मुझे बजट की मंजूरी के लिए उन इदारों से मदद लेनी पड़ती थी, ये भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, बजट मंजूर हो जाएगा। क्योंकि बजट एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जिसपे रियासत का निजाम चलना है। असल सवाल यह है कि इस निजाम के नतीजे में, इस बजट के नतीजे में जो मलबा आप कमजोर तबकों पे गिरा रहे हैं, जो आम आदमी पे गिरा रहे हैं, बिजली की कीमत, पेट्रोल की कीमत, गैस की कीमत, तालीम, सेहत, रोजगार, और सबसे बड़ी बात यह है कि नई इंडस्ट्री तो लगी नहीं, छोटी इंडस्ट्रियां तो लगी नहीं। इस साल अभी मैंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट पढ़ी है 3 दिन पहले कि सबसे ज्यादा तादाद में इस साल जो है लोग जो है पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। अच्छा, अब हम दुनिया के इन्वेस्टर को बुला रहे हैं कि वो आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, और हालत ये है कि जो पाकिस्तान का इन्वेस्टर है वो मुल्क छोड़ के जा रहा है। फिर आप ये देखिए कि जिस तरीके से शाहाना तरीके से हमारे हुक्मरान तबकात दीगर ममालिक में जाते हैं और पूरी फौज दर फौज जाते हैं,
मुझे तो बाज़ औक़ात ऐसे लगता है कि जैसे हम इमदाद लेने नहीं जा रहे बल्कि उन मुल्कों को इमदाद देने जा रहे हैं। हम इतने खुद कफील हैं, इतने शानदार दौलत है और इतने ठाट बाट के साथ जाकर हम उनको दौलत देने जा रहे हैं। यानी हम पूरे के पूरे रियासती निज़ाम के अंदर जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो करने के लिए तैयार नहीं है। बोझ हमने कमजोर तबकों पर डालना है, तनख्वाहदार पे डालना है। अब ये देखिए 37,000 रुपये कम से कम तनख्वाह। आप, मैं चैलेंज करता हूं, मुझे बताइए किस इदारे के अंदर, प्राइवेट सेक्टर में और इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी, अब गवर्नमेंट ने भी कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजिम रखने शुरू कर दिए हैं। अब वो कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजिम रख के 20-20 हजार 22-22 हजार रुपए में तनख्वाह पे लोगों को रखा हुआ है। हम कह रहे हैं कि हम 37,000 मिनिमम तनख्वाह देंगे। सही है, वो हर दफा वादे होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जी दुआ मुझे एक छोटा सा किस्सा सुनाना है अगर इजाजत दे दे। वो जो सलमान आबिद साहब अभी कह रहे थे ना, वो 11% वजारतों का किस्सा, वो असलम संजरानी साहब, ये रईसानी साहब जो है ना, असलम रईसानी जो मशहूर थे ना कि वजीर आला थे पीपल्स पार्टी के, आजकल तो शायद वो JUI में है। तो उस दिन जब ये तरमीम पास हुई, हम तो डिप्टी चेयरमैन थे, जान जमाली उनके पास बैठे थे। हमने कहा आप बलूचिस्तान में कैसे वजारतें देंगे? कहने लगे तुमने खाला से शादी मनाने का किस्सा सुना है? मैंने कहा नहीं। कहने लगे एक बंदा गया मौलवी के पास, उसने कहा कि खाला से शादी हो सकता है? उसने कहा नहीं हो सकता। उसने दोबारा पूछा, उसने कहा नहीं हो सकता। उसने कहा आखिरी दफा पूछ रहा हूं। उसने कहा नहीं। उसने कहा फिर ऐसी की तैसी में जाओ, गंदी गाली दे के हमने तो मना लिया। तो कहते हैं तुम आइन में तरमीम करो, जो मर्जी करो, हमने वजारतें इसी तरह देनी और वो हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली आइन है लेकिन उस पर अमल दरामद तो उस तरह से है ही नहीं है। इलियास साहब, आपको क्या लगता है कि वाकई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? जिस तरह हम पहले भी देखते हैं हर बजट ही ऐसे ही होता है, वैसे यही बात हो रही होती है कि इसमें आम आदमी के लिए क्या रखा है, क्योंकि इनके लिए तो फिर भी कुछ ना कुछ बचत होती है, आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं होता और वो बजट मंजूर भी हो जाता है। इलियास साहब, आम आदमी के टैक्सेस रखे ना, देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है। शुक्र करें टैक्स ही दे देते हैं हमें। यार उन्हें बात तो करने दें इलियास साहब को, आप शुरू हो गए। अब बात करने दें, वाकई करने दें इलियास साहब। जी बजट तो मंजूर हो जाएगा। इलियास साहब की आवाज बढ़ा दी जाए जरा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बजट मंजूर हो जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इनकी जो क्या कहते हैं, जो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं इस वक्त, वो लोगों के सामने, सबके सामने ये सही लफ्ज है, ओवर एक्टिंग कर रही है पीपल्स पार्टी। जी, पीपल्स पार्टी अपना जो रिएक्शन दे रही है वो इसी तरह कर रही है और इसी तरह पंजाब में भी इसी तरह किया है, फेडरल में भी इसी तरह किया है कि अपना एक दिखा रहे हैं कि अवाम में कि हम आपके साथ हैं, आपके बुनियादी मसाइल हल करने के लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअल में है उनको पता है, अंडरस्टैंडिंग है इनकी, जैसे गवर्नमेंट इनकी पहले ही अंडरस्टैंडिंग थी कि इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे, सदर इनका होगा, वजीर आजम इनका होगा। जाहिर है इनकी तो पांचों घी में। अब ये मजीद लेने के लिए वजारतें हैं या कोई चीज लेने के लिए या अपना मुतालबात पूरे करने के लिए वही फंड लेने के लिए काम कर रहे हैं। तो इससे कुछ इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अवाम के साथ क्या होता है क्या नहीं होता। आप देख लें, टैक्स टू GDP 9.5% था और इस साल जो इनका तखमीना लगाया है वो 11.5% लगाया है। अब देख लें, इन्होंने कोई टैक्स नेट में इजाफा नहीं किया, IMF की शराइत पूरी की है, लेकिन उन लोगों पर टैक्स लगा दिया जिन पर पहले ही टैक्स लगा हुआ था। सैलरीड क्लास है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में लेवी वगैरह जो है, दूसरी चीजें। तो अब आवाम को ऐसा ऐसा पता चलेगा कि इन पर जो 53% जो टैक्स का बोझ मजीद जो बढ़ेगा इन पर, तो किस तरह पे करेंगे आवाम? एक बिजली के बिल भी देंगे, टैक्स भी वही आवाम देंगे। आप देखें, हर चीज लेने जाते हैं, जब राशन लेने जाएंगे लोग अगस्त के महीने में, तो उनको पता चल जाएगा कि जो अजाफी टैक्स है इन पर लोगों पर लग गया है और लोगों को देना पड़ेगा। और जो क्योंकि कौमी खजाना बढ़ना है, इन लोगों के लिए तमाम जो अखराजात हैं इनके पूरे, इन्होंने अपने अखराजात कम नहीं किए। अब ये सिर्फ एक डिजाइन है कि जी वजारतें कम करेंगे, और भाई अपने अखराजात कम करो। आपको देखो, एक दिन असेंबली का इजलास अटेंड करने आते हो तो आपको कितने पैसे मिलते हैं तनख्वाह के अलावा? आपके TADA, आपका पेट्रोल अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस के अलावा खाने पीने जो भी है वो चीजें, वो देखें, वो चीजें तो कम नहीं हुई। वो जी आवाम के फलाह व बहबूद के लिए काम करने आते, असल में तो पिसरा आवाम पिस रही है, आवाम को इनके लिए टैक्स जमा करने पड़ते हैं। और यही ये सूरत हाल है। अब देखिएगा, जुलाई का महीना खत्म, जून का महीना खत्म होगा तो बिल किस तरह लोग पे करेंगे, लोग सड़कों पर फिर एहतजाज, इस तरह के वही मसले
लेकिन इनके भी जून ही रिंग थी कि इन लोगों को रिलीफ दें, इन लोगों के मसले हल करें। ये लोग 4-5 साल से, जब से कोविड आया उससे पहले से बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं। बिल्कुल। ये कह रहे हैं महंगाई खत्म हो गई है, महंगाई खत्म नहीं है, ये लफ्जों में खत्म की गई है। सही है जी, गरीब खत्म हो रहा है, लोग खुद परेशान है। इलियास साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात की, ये शादी खासकर पीपल्स पार्टी अब ये ओवर एक्टिंग है। अब देखते हैं, ये मुलाकात के लिए वक्त पहुंच गया जी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच गए हैं इस वक्त तक। तो मुलाकात के बाद जाहिर है सामने आ जाएगा कि क्या कोई मफादात की बातचीत हुई है या वाकई पीपल्स पार्टी ने सरेंडर कर दिया है सब कुछ और अवाम के हक में खड़े हो गए हैं। बाकी चैलेंज साबित होगा बजट मंजूरी या नहीं, ये जान लिया आपने एक्सपर्ट्स की राय से। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल, शर्मनाक शिकस्त के बाद नाकाम क्रिकेटर्स वतन वापस लौटने लगे हैं। पाकिस्तानी टीम की सर्जरी, कुर्बानी का बकरा कौन बनेगा, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वर्ल्ड कप में शर्मनाक शिकस्त के बाद नाकाम क्रिकेटर्स वतन वापस लौटने लगे और ज़राए के मुताबिक हेड कोच ने भी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस और फिटनेस लेवल पर सवालात उठा दिए। ड्रेसिंग रूम में बात करते हुए उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के दरमियान इत्तेहाद ही नहीं है, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। वर्ल्ड कप में नाकिस परफॉर्मेंस पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी बड़ी सर्जरी का ऑलरेडी कह चुके हैं और कप्तान बाबर आजम का रसवाई तनहा बर्दाश्त करने से वो इनकारी हैं और ये कहते हैं कि ख़राब कारकर्दगी के सब जिम्मेदार हैं। ऐसे में सवाल कि पीसीबी के पास सर्जरी के लिए फिर बेहतरीन सर्जन मौजूद है, नाकिस कारकर्दगी की जिम्मेदारी किस पर डाली जाएगी और सर्जरी होती है तो कुर्बानी का कौन बनेगा। आया सब आपके ख्याल में, क्योंकि जब ये बयान दिया था चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने, उस दिन भी हमने बात की क्योंकि उस दिन तो टीम ने अभी मैचेस खेलने थे, अब तो मैचेस नहीं है। आपके ख्याल में, क्योंकि अब तो इत्तेहाद नहीं है, फिटनेस लेवल पर सवालात उठा दिए गए हैं, जाहिर है टीम वर्क नहीं है, बाबर आजम जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, तो फिर ये क्या हो क्या रहा है? देखिए लास्ट ही जब बाबर आजम कप्तान था तो आप देखती थी कि वो ग्राउंड में हंसी मजाक चल रहा होता था, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते थे, जो इस वर्ल्ड कप में हमें समझ आ गई थी कि ग्रुप्स ज़्यादा हो गए हैं और वो कप्तानी, पहली तो मेरा तो वो ये था कि बाबर को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी, ले ली थी तो फिर अपनी मर्जी की टीम बाबर को ज़रूर बनानी चाहिए थी। वो दो जो शाहीन शाह अफरीदी ने प्लेयर्स वापस लेके आए, वो जो बुजुर्ग खिलाड़ी थे, वो बाबर को नहीं लेने चाहिए थे, सच्ची बात है। फिर मोहसिन नकवी साहब जिस स्टेज पे उन्होंने बयान दिया था बड़ी सर्जरी का, वो स्टेज नहीं थी बयान देने वाली। अभी वर्ल्ड कप में आपके मैचेस बाकी थे, अब वो खामोश हुए हैं उसके बाद से, और मतलब वो मुख्तलिफ ज़राए से चल रही जी 8-9 खिलाड़ी फारिग कर दिए जाएंगे और आपके उस बेंच स्ट्रेंथ है ही नहीं। आप 8-9 खिलाड़ी कहाँ से फारिग करेंगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-3-4 प्लेयर्स चेंज कर सकते हैं। देखिए मसला क्या होता है, आज न्यूजीलैंड के कैप्टन ने अनाउंस कर दी है रिटायरमेंट, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से भी इनकार कर दी कि टीम की परफॉर्मेंस इतनी बुरी रही है। हमारे यहाँ ये क्यों नहीं होता? बाबर आजम को अपनी जिम्मेदारी कबूल करके सबसे पहले रिजाइन करना चाहिए था, उसके बाद बड़ी सर्जरी से पहले मुझे लगता है बड़ी कुर्बानी ज़रूरी है। मोहसिन नकवी साहब का जो एक्सपीरियंस बतौर वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला रहा है, वो शायद वहाँ तो चला लें, लेकिन वो जो वज़ारत दाखिला है, लेकिन पीसीबी उनसे नहीं चल सकती। ये जिम्मेदारी 3 जो साबिक रहे हैं, स्पेशली 2, मोहसिन नकवी साहब से पहले ज़का अशरफ साहब थे, इन्होंने हमारी क्रिकेट का बेड़ा कर दिया और मुझे ख़तरा है कि फैसले इसी तरह होते रहे तो खुदा न खास्ता हमारा हाल हॉकी जैसा ना हो जाए जो हॉकी का हो गया था। वो थोड़ी सी अब बेहतर नजर आ रही है, लेकिन क्रिकेट टीम आपने बर्बाद कर दी। और अब भी अगर कोई फैसला जल्दबाजी में किया गया तो मुझे लगता है इससे और ज्यादा नुकसान। जी आमिर साहब, 17 जून 2019 मैंने फेसबुक पे लिखा था यही क्रिकेट पे, और क्रिकेट खेलने की बजाय तुम सब ने जहां कौम के अरमानों का खून किया, वहां नौजवान नस्ल से एक अच्छे खेल की आस भी छीन ली। तुम ऐसे ढीठ वाकया हुए हो कि बंदा ला ले वे जूतियां थे बस। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इन्हें गरूर ले बैठा, कोई ग्रुपिंग की बात करता है और कोई इलाके और जुबान की बात करता है। हम अपनी टीम को एक नज़र से देखते हैं और वो है पाकिस्तान। ये है हमारे अरमानों का खून। 5 साल बाद भी क्या बदला? हुकूमतें बदल गई, चेयरमैन पीसीबी बदल गई, ये ढीठ के ढीठ ये कभी जीतने के लिए नहीं खेलते। मतलब वो जो जुए का लफ्ज है, मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन भाई को जीतने के लिए खेल लो यार। मतलब वहां जाते क्या हो? जीता जिताया मैच इंडिया के साथ किस तरह प्लेट में रख के पेश किया। मतलब मैंने 5 साल पुरानी कहानी भी सुना दी और अब भी सुना दी। ये है हमारी क्रिकेट।
इन पे वक्त जाया करना है। आज सवाल दूसरा हो जाना चाहिए था, इनको तो ये कह के छोड़ देते कि हमारा तबसरे का भी मूड नहीं है, क्योंकि ये इतने गंदे लोग हैं, ये सारे के सारे पैसे के लिए खेलते हैं, ये मुल्क के कैप पहनते हैं और हम कहते हैं जी फलाने की ये होगी, फलाने की ये होगी। भाई इनमें इसके अलावा है मैं के अलावा जो पैसों की बात वहां कर रहे हैं। ये फैसल ने उस दिन लिखी थी ना बात परसों तरसों के जी, सरफराज ने अपना शो किया, लेकिन सरफराज जब जीत के आया था ना, सच्ची बात है मैं मिला था, मैं वाहिद फंक्शन में गया था इस्लामाबाद, उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी किया और हाशवानी साहब थे, उन्होंने भी एक प्रोग्राम किया। लेकिन सच्ची बात है ये जो क्रिकेटर थे इनके जमीन पे पांव नहीं जुड़ रहे थे। वो मैं नहीं कहता कि किन से टेलीफोनों पे बात करते थे, फैंस इनके पीछे होते थे और ये भाग रहे होते थे। ये इनको अल्लाह की मार पड़ी है कि खेलो, दुनिया खेलती है, इसी तरह खेलो, फिर दिखाओ कि भाई हम जीतते भी हैं। ये क्या है? ये अरमानों का खून है। जी सलमान आबिद साहब, देखिए बात यह है कि क्रिकेट के साथ जो कुछ हुआ है उसकी एक बड़ी वजह तो खुद हमने क्रिकेट के निज़ाम में जो सियासी मुदाखलतें की हैं, अपनी मर्जी के पीसीबी के चेयरमैन लगाए, अपनी मर्जी से उसमें उखाड़ पुचाड़ की, अपनी मर्जी से सिलेक्शन कमेटियां बनाई, अपनी मर्जी से रिटायर खिलाड़ियों को टीम में वापस लेके आए, अपनी मर्जी से कप्तान बने। ये शाहिद आफरीदी साहब जो है अपने दामाद को कप्तान बनाने के साजिशी खेल खेलते रहे, वो भी सबके सामने है ना। और टीम में ग्रुप बंदियां कैसे हुई, किस तरीके से लेकर गए। जब आपने क्रिकेट को प्रोफेशनल बेसिस पर खेलना ही नहीं है और अपने जाती ताल्लुकात और जाती लड़ाइयों में जाके खेलना है, और जैसे अभी कोच ने कहा कि ये तो एक दूसरे से हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते हैं, तो उसके बाद फिर इनकी सर्जरी जो है वो सिर्फ टीम तक महदूद तो नहीं है। उसमें सिलेक्शन कमेटी सर्जरी में क्यों नहीं आएगी, उसमें पीसीबी क्यों नहीं आएगा, अपने चेयरमैन साहब क्यों नहीं आएंगे सर्जरी के अंदर, उसमें जो अब कोचेज हैं वो क्यों नहीं आएंगे। यानी पूरे का पूरे आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अभी हिंदुस्तान की मिसाल ले लें, ऑस्ट्रेलिया की मिसाल ले लें, एक प्लेयर अगर परफॉर्म नहीं करता तो उसके पीछे 2 से 3 मुतबादिल खिलाड़ी मौजूद होते हैं। हमारे पास जैसे अभी याज साहब ने कहा 2 से 3 प्लेयर से ज्यादा आप क्या चीजों को चेंज करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट से लेकर आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक और फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट से आपकी नेशनल क्रिकेट तक, यानी बड़े बड़े प्लेयर जो इस वक्त टीम में बैठे हुए वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने को तरजीह नहीं देते। वो समझते हैं ये गैर अहम क्रिकेट है, जबकि दुनिया में डोमेस्टिक क्रिकेट की बुनियाद के ऊपर टीमों की सिलेक्शन होती है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ बदलने की जरूरत है, लेकिन वो जो पॉलिटिकल कमिटमेंट है वो इस वक्त हमें बड़ी लैक नजर आती है। सही है जी। क्विकली नाज़रीन ब्रेक से वापस आ रहे हैं, यही सवाल फैसल साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।